जेट ट्रॉफी में जहां तक बात है तो 4 मैचेस अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग आधा जो टूर्नामेंट है वो कंप्लीट हो गया है। जी हाँ, 3 मैचेस और बचे हैं, 2 लीग स्टेज के मैचेस और एक फाइनल यहां पर होना है। एग्जैक्टली आधा नहीं है, 3.5 साढ़े हो जाता है, लेकिन फिर भी 4 मैचेस कंप्लीट होने के बाद अब आधा टूर्नामेंट और कहीं ना कहीं बचा हुआ है। तो चारों मैचेस के जो भी डिटेल रिपोर्ट वगैरह थी, एनालिसिस वगैरह थी, वो हमने आपके सामने प्रेजेंट किया। मैच से ज्यादा हमने प्लेयर्स परफॉर्मेंस की रिपोर्ट आपके सामने रखी, वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डोमेस्टिक को कराने का जो रीजन होता है वो ये होता है कि प्लेयर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस कितनी हो रही है, कितना उस चीज का फायदा उठा पा रहे हैं, उस पर ज्यादा बात होनी चाहिए, बजाय इसके कि वहां पर दसन मार देते तो यहाँ ये हो जाता वो हो जाता। रिजल्ट्स की बात नहीं, वहां पर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस कैसी है वो इंपॉर्टेंट है। इसी को देखते हुए हमने अपने चारों मैचेस के एनालिसिस रिपोर्ट आपके सामने रखे थे। और उसके बाद कल हमने कहा था, आपने कल का वीडियो नहीं देखा, जाकर कल जरूर देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कल हमने आपके सामने कहा था कि आज बात करेंगे कि अब तक जो आधा हो गया है इसमें कौन कौन से प्लेयर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, टॉप रन गेटर्स, टॉप विकेट टेकर्स कौन कौन से हैं, और किस तरह से नेपाल के प्लेयर्स ने इस टूर्नामेंट को अभी तक लिया है, क्या सोच रही है उनकी बैटिंग करते वक्त। जी हाँ, वो सोच हम सोच तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन उनके खेलने के तरीके और नंबर्स से ये हम आपके सामने प्रेजेंट जरूर कर सकते हैं, जो इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले एंड शुरुआत करते हैं बेसिक से। टॉप 5 रन गेटर्स अभी तक इस टूर्नामेंट में कौन रहे? जरूर, अगर हम देखें सबसे ज्यादा रन जो जिन्होंने बनाए हैं वो है नंबर 1 पर मयंक यादव, जिन्होंने 208 रन किए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर शुभ कंसाकर, जिन्होंने 125 रन अब तक बनाए हैं। अच्छा डिफरेंस है पहले और दूसरे में? बिल्कुल, काफी हमें डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि वो ऑब्वियसली जो जिस फॉर्म से गुजर रहे हैं वो बहुत जबरदस्त है। वहीं नंदन यादव ने 112 रन किए। जी हाँ, ये ऑलराउंडर का बड़ा टैग जरूर लगा रहे हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर का टैग जरूर लगा रहे हैं, अच्छा है। वहीं पर त्रिदराज दास चौथे नंबर पर 106 रन इन्होंने किए हैं। और 5वें नंबर पर सोमपाल कामी, जिन्होंने 94 रन बनाए। बिल्कुल, तो ये टॉप 5 रन गेटर्स हैं अभी तक जेट ट्रॉफी की। जहां तक बात करें, अब आप सोच रहे हो ये साइड में परसेंटेज क्या है, वेट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे जरूर इस पे बात करेंगे, वापस से उन परसेंटेज पे जरूर आएंगे। लेकिन ये मोस्ट रन हो गए, मोस्ट विकेट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर्स जान लेते हैं, मोस्ट विकेट्स की टैली टॉप 5 की क्या कहती है? बिल्कुल, नंबर 1 पर कुशल मुर्तैल, जी हाँ, 12 विकेटों के साथ। और दूसरे नंबर पर ललित राजवंशी 12 विकेट के साथ। यहाँ पर भी फॉर्मेट चेंज हो गया है, लेकिन उनका जो टेम्पो है वो अभी तक बदला नहीं है। हमने एनपीएल में भी देखा, फॉर्मेट अलग था, वहां पर भी इन्होंने विकेट निकाले, और अब फॉर्मेट चेंज हुआ है, रेड बॉल में आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो 12 विकेट निकाले हैं। वहीं तीसरे नंबर पर शाह आलम 12 विकेट, इन्होंने, इनका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जा रहा है। चौथे पे संदीप है, इनके भी 12 विकेट हैं। जी हाँ, और 5वें पर गुलशन झा है, जिन्होंने एक फाइफर भी बहुत अच्छा निकाला था और 11 विकेट निकाल चुके। बिल्कुल, तो टॉप विकेट टेकर्स की जो लिस्ट होगी एंड तक वो बड़ा दिलचस्प हो सकती है, क्योंकि 4 प्लेयर अभी इस वक्त 12 प्लेयर, गुलशन झा भी दूर नहीं है, 11 रन पर ही है। हाँ, वो बात हो रही है कि जो टीम फाइनल नहीं खेल पाएगी वो कहीं ना कहीं इस रेस से बाहर जरूर हो जाएगी। खैर, अब यहाँ पर ये तो बात हो गई टॉप विकेट टेकर्स की। अब जरा आगे बढ़ते हैं मोस्ट बॉल फेस, इसकी डिमांड भी बहुत आई थी, हमसे पूछ रहे थे कि मोस्ट बॉल फेस कौन कौन से प्लेयर्स ने किया, आप जरूर बताइएगा। तो चलिए, ये लिस्ट आपके सामने है। अभी तक 4 मैचेस हो गए हैं और लगभग 7 इनिंग हुई है, एक इनिंग शायद करके आई नहीं थी। तो ओवरऑल अभी तक इस जेट ट्रॉफी में सबसे ज्यादा गेंदें खेलने वाले 5 बैट्समैन जो है वो कौन से, क्योंकि हम यहाँ रेड बॉल की बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉन्गर फॉर्मेट की बात हो, चाहे व्हाइट बॉल में 50 ओवर का गेम हो या रेड बॉल हो, इसमें स्टे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टॉप 5 मोस्ट बॉल फेस प्लेयर्स ये आपके सामने। मयंक यादव इसमें भी टॉप कर रहे हैं, 291, लगभग 300 गेंदे के आसपास वो पहुंच गए। त्रिदराज दास 172 गेंदे, जी हाँ, बहुत बड़ा गैप है, इसमें कोई दरार नहीं है। मयंक यादव और उसका, मयंक यादव एक बार सेंचुरी तक पहुंचे थे, उसमें भी बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। तीसरे पे सोमपाल कामी 171, ये सोमपाल कामी के जो इंटरनेशनल भी वो डिस डाउन आते हैं उसको देखकर बहुत ही फैंटास्टिक नंबर्स है, 171 बॉल्स फेस जो की बात है। चौथे पे नंदन यादव 153 और 5वें पे शुभ कंसाकर 152, लगभग वही है जो मोस्ट रन टॉप 5 में थे, ऊपर नीचे आगे पीछे हो गए, लेकिन एक नाम जो जहां था वहीं पर है, वो है मयंक यादव ने सबसे ज्यादा रन भी अभी तक किए हैं, मयंक यादव सबसे ज्यादा बॉलें भी अभी तक खेली है इस जेट ट्रॉफी की। जहां तक बात करें, ये बात हो गई नंबर गेम्स की। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक चीज और हो जाती है। देखिए, आप एक चीज, अगर आप जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं जो भी क्रिकेट को बहुत अच्छा से समझते हैं, नेपाल क्रिकेट में, नेपाल क्रिकेट की जो बैटिंग डिपार्टमेंट रही है, वहां पर आपको एक चीज ज्यादा सुनने को मिलती होगी कि उनकी जो बैटिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती हुई नजर आती है। और इसमें एक और चीज आप ज्यादा सुनते होंगे कि बैट्समैन जो अभी आपने रिसेंटली सुना होगा, कनाडा जब टूर किया था नेपाल ने, उनके जो कोच थे उन्होंने भी एक चीज पॉइंट आउट की, और उससे 6-7 महीने पहले डेली क्रिकेट ये लगातार कहता आया था वही चीज जो उनके कोच ने भी कही कि मैंने नेपाल क्रिकेट की जो बैट्समैन
में एक चीज ऑब्जर्व की है, या तो वो सिक्सेस या बाउंड्रीज के लिए जाती है या फिर वो बहुत डिफेंस के लिए चले जाते हैं। स्ट्राइक रोटेट करने में उन्हें, स्ट्राइक रोटेट की जो इशू है वो उनके साथ बहुत देखने को मिलती है और वो उन्हें ओडीआई क्रिकेट में नुकसान पहुंचा रहा है। सरप्राइजिंगली ये अभी नंदन यादव ने भी ये बात बोली थी जय ट्रॉफी शुरू होने से पहले और आईपीएल के बाद उन्होंने भी ये पॉइंट उठाया। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप मुझे बता रहे थे। बिल्कुल, बहुत अच्छा उन्होंने भी ये नोटिस किया जो कनाडा के कोच ने और डेली क्रिकेट ने भी बहुत पहले 2023 के शुरू में पहले कह दिया था। कनाडा के कोच ने भी ये कहा था और अब खुद के ही नंदन यादव जो खुद के प्लेयर हैं उन्होंने भी ये कहा। बिल्कुल, तो और इससे भी आप सब बहुत ज्यादा सहमत होंगे, डेफिनेटली आप सहमत जरूर होंगे कि या तो बाउंड्रीज के लिए चौके छक्के के लिए जाती है या फिर वो एकदम शेल में चले जाती है कि 32 गेंदों बाद भी 2-3 रन प्लेयर के होते हैं या मैक्सिमम 5 रन होते हैं। अब इस टूर्नामेंट में अभी तक बल्लेबाजों ने क्या किया है, क्या वो अभी भी चौके छक्के के लिए जा रहे हैं या सिंगल डबल या सेल में जा रहे हैं, या फिर इस बार उन्होंने यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई है? चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमने कहा था कि उनकी सोच तो हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन उनके खेलने के तरीके से यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने इस रेड बॉल टूर्नामेंट को अभी तक कैसे लिया है। ये आपके सामने लिस्ट है। अभी तक 2233 यानी 2233 रन अभी तक इस जय ट्रॉफी में स्कोर हुए हैं। जी हाँ, 2233 टोटल 4 मैचेस मिलाकर, सब इनिंग्स मिलाकर, तो ये हो गया। उसमें से 838 रन जो है वो दौड़ कर लिए गए हैं, सिंगल डबल ट्रिपल ये लिए गए, यानी 38% हो जाता है। 246 चौके मारे गए हैं, 984 रन, 44% चौके लगाए गए हैं, 41 सिक्सेस, 240 रन, 11% सिक्सेस लगाए गए हैं, 70 लेग बाई के जरिए रन आए हैं, तो ये भी 3% हो जाता है, और 95 जो है वो एक्स्ट्रास से रन आए, यानी 4% हो जाता है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे, अगर आप लेग बाय को भी मिक्स कर दें, उसमें लेग बाय का जो बाउंड्रीज सिंगल्स वगैरह को ऐड कर दो, 41% कहीं ना कहीं हो जाता है। यानी और आप सिंगल चल पहले सिंगल ही ले लेते हैं, 38% रनिंग करके लिए गए हैं, सिंगल डबल ट्रिपल दौड़े गए हैं, और उसके बाद अगर आप बाउंड्रीज को काउंट करेंगे तो चौकों छक्कों को आप मिला दें तो 55% बाउंड्रीज पे यहां पर रन किए गए हैं। तो आप फिर से देखिए, जो चीजें कंसर्न है नेपाल बैटिंग की, वो हमें फिर से बल्लेबाज वही करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अभी भी उस सेक्शन में हमें कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। अभी भी जो चीज का डर था वही चीज बल्लेबाज करते हुए नजर आ रहे हैं कि बाउंड्री, चौका, छक्का, इस पे ज्यादा बिलीव कर रहे हैं बजाय स्ट्राइक रोटेट के। वो अभी भी ये चीज नहीं समझ पा रहे कि स्ट्राइक रेट मुझे 120 का 110 का रखने के लिए, 100 का रखने के लिए जरूरी नहीं है कि मुझे चौके छक्के ही मारने पड़ेंगे। आप सिंगल्स डबल्स निकाल कर भी ये चीज कर सकते हैं। स्ट्राइक रोटेशन में जय ट्रॉफी में भी अभी तक नेपाल के जितने भी सारे बल्लेबाज जो है वो अभी भी वही अप्रोच अपना रहे कि या तो चौका छक्का मारेंगे या एकदम शेल में चले जाएंगे। वो स्ट्राइक रोटेशन वाली बात अभी भी नहीं है। ये नंबर्स आपके सामने क्लियर हमने रखे हैं, जहां पर 55% बाउंड्रीज के जरिए रन किए गए हैं, और उसमें आप 4% एक्स्ट्रास की जोड़ दीजिए तो 59% यहां पर हो गए हैं अदर वेज से, बिना दौड़े भागे ऐसे ही रन आए, और 41% सिर्फ दौड़कर यहां पर रन लिए गए, उसमें से 38% बाय रनिंग द बैटिंग विकेट। तो ये कंसर्न जिस जय ट्रॉफी में भी वही की वही है, यहां पर कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। अभी भी चौकी छक्कों से जो रन करने की जो मार्जिन है वो बहुत हाई है, और दौड़कर भागने की जो है वो आंकड़ा जो है वो अभी भी हमें कम यहां पर नजर आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न जरूर है। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, बने जरूर रहिए। ये एक आपके सामने हमने लाइव रखा। अब इसके बाद बात करते हैं, एक और पोस्ट की बात करेंगे यहां पर, सिंगल डिजिट स्कोर्स और डक्स के बारे में। जी आप देखिए, 4 मैचेस हुए हैं, लगभग 7 इनिंग हुई है। नेपाल पुलिस कल में शायद एक बार बैटिंग नहीं की थी, कल के मैच में 7 इनिंग्स टोटल हुई है विद द बैट, एंड उसमें कितने बार अभी तक प्लेयर्स डक्स में आउट हुए और कितने बार सिंगल डिजिट में आउट हुए, ये भी बताना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम देखें नंबर्स पर गौर करें तो 22 बार जो बल्लेबाज हैं वो डक पर आउट हुए हैं, जीरो पर, और वहीं पर 38 बार 38 टाइम्स जो है प्लेयर वो सिंगल डिजिट पर आउट हुए हैं, यानी कि 1 से 9 रन तक ही उनकी 0 से 9 रन तक ही उनकी गाड़ी रुक गई। 1 से 9 है जी, 0 तो 22 डक है। जी हाँ, 1 से 9 रन पर ही उनकी गाड़ी रुक गई, उससे आगे वो पहुंच नहीं पाए। अब आप सोचिए, 4 मैचेस हुए हैं, 7 इनिंग हुई है, और अगर आप देखेंगे ओवरऑल 7 इनिंग्स कहीं ना कहीं हुई है, उसमें से 38 और 22 60 के आसपास 60 बार ऐसा हुआ है कि बल्लेबाज जो है वो 10 रन का स्कोर भी नहीं कर पाए, कभी 0, कभी 2, कभी 4, कभी 5, कभी 6, सिर्फ 4 मैचों में 60 बार ऐसा हो चुका है। तो आप सोचिए कि बैटिंग में स्ट्रगल हमें कितनी ज्यादा यहाँ देखने को मिली है। तो डेफिनेटली पहले हमने वापस वो नंबर्स रखे, फिर ये एक नंबर्स भी डेफिनेटली शॉक करते हैं। 35-40 फिर भी ठीक रहता है, 60 बार
आप सोचिए 60 बार बल्लेबाज सिंगल डिजिट में आउट हुए और इंक्लूडिंग डक्स अपने आप में बहुत ज्यादा खराब बैटिंग रिकॉर्ड आपके सामने हम रख रहे हैं। जो चीजें ढक जाती हैं वो चीजें क्रिकेट आपके सामने लेकर आता है ताकि आप फिर अच्छे से जज कर पाए कि क्या कैसा कहां पर क्या चीज रही है, क्योंकि ढकने से चीजें थोड़े टाइम के लिए नजरअंदाज हो जाएंगी, वो खत्म नहीं होंगी, वो उभर कर आपके सामने वापस आएगी, कभी डोमेस्टिक के वे में, कभी इंटरनेशनल वे में, कभी वर्ल्ड कप जैसे आईसीसी क्वालिफायर्स वगैरह में निकल कर सामने आ जाती है, जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकते आप। खैर उसके बाद अब बात करते हैं मोस्ट डिसअपॉइंटेड लिस्ट, लेकिन जो हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, एक चार्ट आने वाला है उस पर नजर जरूर बनाए रखिएगा। एंड अभी तक कुल बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनसे बहुत सारी उम्मीद थी, लेकिन जो 8 प्लेयर्स स्पेसिफिकली हमें उन पे बहुत नजर थी और जिन्होंने अभी तक डिसअपॉइंट किया, उनके बारे में बात करते हैं। 8 डिसअपॉइंटर्स। बिल्कुल, अगर हम बात करें सबसे डिसअपॉइंटर में कोई ये है तो कोई रैंडमली नंबर्स है, जी हाँ, ये नंबर वाइज जी हाँ, ये नंबर्स बस अकॉर्डिंग लगे हुए हैं। एक भीम शार्की की अगर हम बात करें, उनका बहुत उम्मीद खराब, थी इनसे, बहुत उम्मीद थी। बिल्कुल रेगुलर मेंबर है लॉन्गर फॉर्मेट में ये नेपाल के लिए, लेकिन 18.50 का उनका एवरेज है इस 4 इनिंगों में जो उन्होंने बल्लेबाजी की। गुलशन झा 22.66 का उनका है, एक ही इनिंग आई थी 40 प्लस, बस वही इनिंग उनकी आई। 3 इनिंगों में इन्होंने बल्लेबाजी की है, कुछ खासा इन्होंने किया नहीं। रित गौतम को इतने मौके मिल रहे हैं, डिसअपॉइंटिंग, और बार बार वो डिसअपॉइंट और यार ऊपर आते हैं, टॉप ऑर्डर में आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, टॉप ऑर्डर के ओपनर है वो, और 16.23 का उनका एवरेज है, कुछ भी खासा वो कर नहीं रहे। दिलीप नाथ 19.6, ये भी वो टॉप ऑर्डर में है। बिल्कुल, इन्होंने भी 4 इनिंगों में कुछ भी नहीं किया है, वेस्ट कर रहे हैं अपनी अपॉर्चुनिटी, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। आशुतोष घेरिया, इनके बारे में तो खैर हम बात कर ही चुके हैं, बहुत ही खराब, इतना खराब कि स्टार्ट भी नहीं मिल रहा है इन्हें, और 8 का एवरेज है। सोमपाल कामी विद द बॉल, जी हाँ, अगर हम बॉलिंग से बात करें तो 3 ही विकेट उन्होंने निकाले हैं, 37 का उनका बॉलिंग एवरेज है, 30 ओवर वो अब तक डाल चुके हैं, तो बॉलिंग से थोड़ा रिदम पाना होगा उन्हें जब इंटरनेशनली मैच आएंगे। और अभी भी 3 मैच और हैं, अभी भी है, बिल्कुल है, जी हाँ जरूर। और रिचर्ड ढक्कल जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बिल्कुल जैसा उनका एनपीएल गया, लेकिन फॉर्मेट बदला तो शायद परफॉर्मेंस में भी हमें यहाँ टिप नजर आ रहे हैं। 44 का बॉलिंग एवरेज, 2 विकेट खाली निकाले हैं, 26 ओवर बॉलिंग कराने के बाद सिर्फ 2 विकेट, बहुत डिसअपॉइंटिंग है। बिल्कुल, तो ये अपने आप में बहुत पुअर परफॉर्मेंस है। वहीं कुशल भुरतेल की बैटिंग भी अभी एक 50 आई, तो उम्मीद करेंगे कि शायद इस 50 से एक मोमेंटम, इसीलिए उनको सबसे लास्ट में हमने डाला इस लिस्ट में, क्योंकि 150 उनकी आई है, तो इसीलिए अभी थोड़ा सा अभी ये क्या वेट एंड वॉच है। अगर कल कंसिस्टेंसी देख पाते, दूसरी इनिंग आती और वो खेल पाते 30-40 जितना भी करते, तो इस लिस्ट में उनका नाम नहीं होता, क्योंकि अभी कंसिस्टेंसी देखनी और क्या होगी। जी हाँ, बिल्कुल 22.66 22.66 का उनका बैटिंग एवरेज है, और 3 इनिंग में वो बल्लेबाजी कर चुके हैं, तो बैटिंग से अभी उन्हें और अच्छा करना। बिल्कुल, अब देखिए सबसे बड़ी बात है, भीम गुलशन को आप देख रहे हैं यहाँ पर, सोमपाल और कुशल भुरतेल, ये जो है ये इंटरनेशनल में रेगुलर खेल रहे हैं, रेगुलर इनके लिए 18, 19, 20 के एवरेज से बल्लेबाजी डोमेस्टिक में करना, ये अपना वैसे ही एक डार्क टाइप का है। अब बताइए, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इतने मैचेस खेल रहे हैं, अलग अलग जगहों में जाकर वर्ल्ड कप लीग 2 के मैचेस खेल रहे हैं, अगर वो अपने घर में डोमेस्टिक में आकर, भले ही रेड बॉल हो, लेकिन डोमेस्टिक में आकर अगर 18-20 से के एवरेज से 20-21 के एवरेज से रन करेंगे, तो डेफिनेटली ये कहां तक जस्टिफाइड है? बिल्कुल भी जस्टिफाइड ये हो नहीं सकता। ये बाकी प्लेयर्स के बारे में फिर भी समझ में आता है, लेकिन उनके लिए भी समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उनके पास मौका मिल रहा है, वो इसे वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि रित गौतम है, दिलीप नाथ है, मेरे ख्याल से रित गौतम और यहाँ पर आशुतोष घेरिया तो अंडर 25 है एज में, तो इनके पास तो क्या अपॉर्चुनिटी थी कि इन मौकों को भुनाते और एक स्टेटमेंट देते कैन के सेलेक्टर्स के बीच में, लेकिन अभी तक वो फ्लॉप हुए। दिलीप नाथ भी मेरे ख्याल से 27 के आसपास की उनकी एज है, 27 के आसपास अभी उनके पास भी एज है, अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिली। ये आपके सामने लिखा जो था। लेकिन अब उस चार्ट की बात करते हैं। आपको याद होगा मोस्ट रन्स में हमने परसेंटेज की बात की थी कि जो परसेंटेज है वो क्या चीज है, आपको बताते हैं। अभी हमने आपको बताया कि ओवरऑल रन्स में जो बल्लेबाज रहे हैं उन्होंने कितने परसेंटेज रन जो है वो दौड़ कर किए हैं, और ये लिस्ट उसी से रिलेटेड है। अब यहाँ पर आप देखिए, मैग यादव जिन्होंने 208 रन किए हैं, उन्होंने अपने 47% जो है वो रन जो है वो दौड़ कर लिए, जो कि बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है। 53% उन्होंने बाउंड्री से लिए, और 47 लगभग 2-3% रह गए, वरना 50-50% होता कि बाउंड्री से भी उतने रन किए जितने उन्होंने गेंद से किए, जो कि अच्छा रेशियो में देखने को मिल रहा है। 1-2% और थोड़ा सा ज्यादा हो सकता था। सुब कंशाकर, ये देखिए आप 70% रन उन्होंने बाउंड्री से किए। बिल्कुल
चौकों से छक्कों से किए 70%, सिर्फ 30% रन उन्होंने रनिंग बिटवीन विकेट से बनाए हैं, जो अपने 125 उन्होंने बनाए हैं। उसके बाद नंदन यादव 50%, परफेक्ट बैलेंस है, बिल्कुल सही कहा है आपने, परफेक्ट ये तो बैलेंस है। इस पे करके चल रहे हैं। नंदन यादव ने बल्ले से इंप्रेस किया है, मानना पड़ेगा। जरूर जरूर, जैसा उन्होंने कहा भी था कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, या तो स्ट्राइक करने जाते हैं या स्लो ही हो जाते हैं, लेकिन जी हाँ, जिन्होंने कहा उन्होंने खुद तो कम से कम करके दिखाया, ये अच्छी बात है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा बैलेंस किया है इन्होंने, कब मारना है, कब रन लेना है, कब शॉट के लिए जाना है, ये उनके दिमाग में काफी अच्छा बैठा हुआ है एक, बिल्कुल। तो वो हमें भी नंबरों में नजर आ। बिल्कुल। उसके बाद पृथ्वीराज दास, इन्होंने जो अपने 106 रन बनाए, इसमें से 37% रन उन्होंने जो है वो दौड़ कर लिए हैं, यानी उसके अलावा जो 63% है वो बाउंड्रीज से लिए हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा हो जाता है। यही देखिए, यही प्रॉब्लम हमें हर दूसरे नेपाली बैट्समैन में नजर आती है कि वो बहुत ज्यादा बाउंड्रीज पे बिलीव करने लग जाते हैं। वो ये सोच ही नहीं सकते कि अगर मैं एक ओवर में स्ट्राइक रेट कर अगर 2 प्लेयर मिलकर 6 सिंगल ले ले, फिर भी स्ट्राइक रेट हमारा कितना बेहतर रहेगा और रन रेट भी। ये चीज इस टूर्नामेंट में हमें देखने को बिल्कुल नहीं मिल रही है। एक और लिस्ट में नाम है सोमपाल कामी, उन्होंने जो 94 रन किए हैं उसमें से 47% उन्होंने दौड़ कर लिए हैं, तो ये बहुत अच्छा है। आपको ये देखना पड़ेगा कि सोमपाल कामी जो है डाउन के इंटरनेशनल के हिसाब से डाउन वॉल किस तरह रहता है, उस हिसाब से उन्होंने सिंगल डबल्स भी काफी अच्छे लिए हैं। तो ये चार्ट था पूरा आधा ट्रॉफी खत्म होने के बाद आपके सामने जो हमने प्रेजेंट किया। बस उम्मीद है आप अपनी राय इस पर जरूर रखिए, क्या आप इस पूरे डिस्कशन पे राय रखना चाहते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही टूर्नामेंट कंक्लूड होगा उस पर आपके साथ राय जरूर करेंगे। एक चीज जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगा, एक तो क्या है कि मैच का रिजल्ट लाने के लिए, मैच फिनिश करने के लिए बहुत ज्यादा शायद जल्दी की जा रही है कप्तानों की तरफ से भी, या फिर कोचों की तरफ से बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा मार कर खेलिए, हिटिंग करके खेलिए। इसकी वजह से भी जो है कई सारे बैट्समैन अपना विकेट थ्रो करते हुए जा रहे हैं। तो ये एक तरह से रेड बॉल कराने का फिर फायदा क्या हुआ, अगर आप इतना ज्यादा, आप सोचिए कई इनिंग्स में प्ले टीम जो है वो डिक्लेयर कर दे रही है, जी हाँ, क्योंकि टाइम की वजह से शॉट जरा हो जा रहा है, तो वहां पर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। ऐसे भी नहीं कि हम बहुत बड़े बल्लेबाजों से यहाँ पर फेस कर रहे हैं, बल्लेबाज है, थोड़ा टाइम मिले, वक्त मिले, वो अनफॉर्चुनेटली इन 2 डेज के मैचेस में मिल नहीं पा रहा। बहुत जल्दी हो रही है रिजल्ट लाने की, और उसी चक्कर में यहाँ पर हम चीजें अजीबोगरीब देख रहे हैं। खैर ओवरऑल, लेकिन फिर भी 2 दिन का मौका था प्लेयर्स के पास, मौके से जो प्लेयर्स आउट होकर गए उनके पास तो कोई एक्सक्यूज बचता ही नहीं है, और ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने हमने प्रेजेंट की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए दिल के चैनल के साथ, अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखिए, बने रहिए। कल भी आपके सामने रिपोर्ट एनालिसिस प्रेजेंट करेंगे सारे प्लेयर्स।